अच्छा, जब भी हम हरियाणा का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद लहलहाते खेत, पहलवानी या फिर दिल्ली से सटा हुआ एक मॉडर्न सा शहर। हम्म। लेकिन क्या हो अगर हम हरियाणा की कहानी को ना कुछ सवालों के जरिए समझें? चलिए, आज ठीक यही करते हैं। हरियाणा की उन अनसुनी परतों को खोलते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से, आप कह सकते हैं, ओझल रह जाती हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल यही है कि हरियाणा की असली कहानी आखिर है क्या। बस यही एक सवाल हमें इसके इतिहास, इसके भूगोल और उस पहचान की तरफ ले जाएगा जिसे बनने में, आप यकीन मानिए, सदियां लगी हैं। और इस कहानी को समझने के लिए पता है क्या करना होगा? हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे चलना होगा। चलिए चलते हैं उस दौर में जब पूरे देश में बगावत की एक चिंगारी धीरे धीरे सुलग रही थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1857 की। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि जब पूरी उत्तर भारत में क्रांति की आग फैली थी तो हरियाणा में ये कामयाब क्यों नहीं हो पाई? इसकी ना 3 बड़ी वजहें थी और काफी दिलचस्प हैं। देखिए, पहली तो ये कि कोई एक ऐसा बड़ा चेहरा ही नहीं था जिसके पीछे सब लोग एक साथ आ सकें, एकजुट हो सके। दूसरी, और ये एक बहुत बड़ा झटका था, कि जींद, नाभा और पटियाला जैसी रियासतों ने क्रांतिकारियों का साथ देने की बजाय अंग्रेजों का हाथ थाम लिया। और तीसरी वजह थी तालमेल की कमी। मतलब विद्रोह अलग अलग जगहों पर तो भड़का, लेकिन एक साथ नहीं, और इसी वजह से अंग्रेजों ने एक एक करके उसे बड़ी आसानी से दबा दिया। और कहते हैं कि 16 नवंबर 1857 को जो नसीबपुर की लड़ाई हुई थी, वो इस विद्रोह के अंत का एक प्रतीक बन गई। लेकिन 1857 की नाकामी का ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि आज़ादी की वो लौ बुझ गई थी। नहीं, 1920 का दशक आते आते एक नई लहर ने जन्म लिया, और वो लहर थी असहयोग आंदोलन की। और हरियाणा में इसकी जमीन, आप कह सकते हैं, 2 बड़ी सभाओं ने तैयार की थी। जरा सोचकर देखिए, तारीख है 8 अक्टूबर 1920, जगह है रोहतक का मैदान, और वहां हजारों लोगों को संबोधित कौन कर रहा है? खुद महात्मा गांधी। बस उनकी मौजूदगी ने ही पूरे माहौल में एक नया जोश भर दिया था। और फिर इसके कुछ ही दिनों बाद 22 अक्टूबर को भिवानी में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसने असहयोग के इस संदेश को हरियाणा के कोने कोने तक पहुंचा दिया। और जानते हैं, इसी माहौल में एक आवाज सबसे बुलंद थी। ये आवाज थी पंडित नेकीराम शर्मा की, जिन्हें लोग बहुत प्यार से हरियाणा केसरी भी कहते थे। उनका ये जो एक वाक्य है ना, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये उनकी पूरी सोच को दिखाता है। मतलब वो सिर्फ किसी एक इलाके की आजादी के लिए नहीं लड़ रहे थे। नहीं, उनकी नजर में पूरा भारत एक था, और उन्हें पूरा का पूरा हिंदुस्तान चाहिए था। तो देश तो आजाद हो गया, लेकिन हरियाणा की अपनी एक अलग पहचान बनाने की लड़ाई वो अभी भी बाकी थी। तो अब हमारी कहानी का रुख मुड़ता है एक नए राज्य के जन्म की तरफ। अब सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? और आपको बताऊं, ये सब बड़ी तेजी से हुआ। देखिए, अलग राज्य की मांग को लेकर 23 अप्रैल 1966 को जस्टिस J.C. शाह के अध्यक्षता में एक कमीशन बना। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और फटाफट सितंबर तक संसद ने संविधान में संशोधन भी कर दिया। और फिर वो दिन आया, 1 नवंबर 1966, जब हरियाणा भारत के नक्शे पर 17वें राज्य के तौर पर उभरकर सामने आया। तो सवाल ये है कि इस नए नवेले राज्य की पहली बागडोर किसने संभाली? ये जिम्मेदारी मिली पंडित भगवत दयाल शर्मा को। वही बने हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। हाँ, ये बात और है कि उनका पहला कार्यकाल थोड़ा छोटा ही रहा, नवंबर 1966 से लेकर मार्च 1967 तक। लेकिन पंडित भगवत दयाल शर्मा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प है कि जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, वो आगे चलकर 2 और राज्यों, ओडिशा और मध्य प्रदेश, के राज्यपाल भी बने। अब ये बात उनके राजनीतिक कद को और नेशनल लेवल पर उनकी स्वीकार्यता को साफ साफ दिखाती। चलिए, अब राजनीतिक सीमाओं से जरा बाहर निकलते हैं और जमीन की बात करते हैं। मतलब उन नदियों, झीलों और पहाड़ों की जो हरियाणा की असल जिंदगी को आकार देते हैं। अब जैसे घग्गर नदी को ही ले लीजिए। ये कोई ऐसी नदी नहीं है जो साल भर बहती हो। ये एक मौसमी नदी है, लेकिन जब ये बहती है ना, तो अपने साथ जिंदगी लेकर आती है। सोचिए, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर जब यह हरियाणा में दाखिल होती है, तो सिरसा के पास बने ओटू बैराज के जरिए हजारों लाखों खेतों की प्यास बुझाती है। और सिर्फ नदियां ही नहीं, यहाँ एक ऐसी झील भी है जिसकी कहानी 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है।
हम बात कर रहे हैं सूरजकुंड झील की, जिसे 10वीं सदी में तोमर वंश के राजा सूरजमल ने बनवाया था। और कमाल की बात तो ये है कि आज वही 1000 साल पुरानी झील 2500 से भी ज्यादा प्रजातियों के पंछियों का घर बन चुकी है। मतलब ये इतिहास और प्रकृति का एक जीता जागता सांस लेता हुआ संगम है ना? पानी की इस कहानी में एक और बड़ा नाम आता है हथनी कुंड बैराज का। और ये मॉडल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। जरा सोचिए, सिर्फ एक जगह से यमुना के पानी को कंट्रोल करके 3 राज्यों तक पहुंचाया जाता है। हरियाणा और दिल्ली को मिलता है पानी पश्चिमी यमुना नहर से और उत्तर प्रदेश को मिलता है पूर्वी यमुना नहर से। आप अंदाजा लगा सकते हैं, लाखों लोगों की जिंदगी इसी एक बैराज पर निर्भर है। और देखिए, जहाँ पानी है वहाँ पहाड़ भी तो है। अरावली की पहाड़ियों का जो हिस्सा दक्षिणी हरियाणा में पड़ता है ना, उसे वहाँ के लोग मेवात की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। और ये सिर्फ चट्टानें नहीं हैं, ये तो इस पूरे इलाके की संस्कृति और पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो हमने इतिहास की बात की, भूगोल की भी बात की। चलिए अब वहां से निकलकर उन प्रतीकों को देखते हैं जो आज के हरियाणा और उसकी राजधानी चंडीगढ़ की पहचान बन चुके हैं। अच्छा, चंडीगढ़ का ये ओपन हैंड मॉन्यूमेंट, ये तो हम में से कई लोगों ने देखा होगा, पर क्या हम इसके पीछे का मतलब जानते हैं? ये बहुत गहरा है। देखिए, इसे बनाने वाले ले कॉर्ब्यूसियर का विचार था शांति और सुलह का। एक ऐसा हाथ जो देने के लिए भी खुला हो और लेने के लिए भी हमेशा खुला रहे। और ये सोच कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसकी ऊंचाई से लगाइए। ये 26 मीटर ऊंचा है, मतलब करीब करीब एक 8 या 9 मंजिला इमारत जितनी हाइट। और इसे इतना ऊंचा इसलिए बनाया गया ताकि ये शांति का संदेश हमेशा शहर पर अपनी छाया बनाए रखे। किसी भी राज्य की पहचान उसकी कानून व्यवस्था से भी तो बनती है ना? हरियाणा पुलिस का जो आदर्श वाक्य है वो सिर्फ 3 शब्दों में अपनी पूरी जिम्मेदारी बता देता है: सेवा, सुरक्षा और सहयोग। मतलब लोगों की सेवा करना, उन्हें सुरक्षा देना और समाज के साथ सहयोग करके एक बेहतर माहौल बनाना। तो देखिए, 1857 के विद्रोह से लेकर एक नए राज्य के जन्म तक, घग्गर की धार से लेकर ओपन हैंड के संदेश तक, इन सारे सवालों ने हरियाणा की एक ऐसी तस्वीर दिखाई है जिसमें कई अलग अलग रंग हैं। और ये सारे रंग मिलकर हमें एक आखिरी और बेहद दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। और ये सवाल जुड़ा है चंडीगढ़ से। सोचिए, एक ऐसा शहर जिसे 2 राज्यों ने अपनी राजधानी तो बनाया, पर जो पूरी तरह से किसी एक का भी नहीं है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब एक शहर का आर्किटेक्चर, उसका डिजाइन, सब कुछ साझा हो, पर उसका प्रशासन बटा हुआ हो, तो ये जो अनोखी सी स्थिति है, ये वहां रहने वाले लोगों की अपनी पहचान पर कैसे असर डालती होगी, इस पर जरूर सोचिएगा।